हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के स्थिर वैद्युतिकी के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आज का जो टॉपिक है वो है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का क्या है, समतल चादर है। ये हमारे पास ये जो चादर है इसकी लंबाई इधर क्या है, अनंत है। इसकी लंबाई क्या है, ए अनंत है, अनंत तक जाती है। ठीक है, ये एक क्या है, समतल चादर है। कैसी समतल चादर है, इस तरह की एक समतल चादर है। जैसे ये समतल है, ठीक है, ऐसे ही एक क्या है, एक समतल चादर है जिस पर क्या है, जिस पर एक समान रूप से धनावेश इसके पृष्ठ पर क्या है, ऐसे वितरित है। ये धनावेश इस तरीके से क्या है, वितरित है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कहने का मतलब ये है कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, इस पृष्ठ के इस भाग से ये जो भाग है, मतलब ये ऐसे समतल है, तो इस पृष्ठ के इस भाग से r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर से समझिएगा, हमारे पास आवेश के एक अनंत समतल चादर, ये आवेश है और ये क्या है, अनंत लंबाई का एक समतल चादर है। इधर भी अनंत तक जाता है, इधर भी अनंत तक जाता है। इसका जो पृष्ठ है ऐसे कैसा है, समतल है, दोनों साइड क्या है, समतल। ऐसा ये चादर के समान है। अब इस पृष्ठ से r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर गॉस के नियम को लगाएं और हम लोग फाइंड आउट करें विद्युत क्षेत्र। उससे पहले एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि इसमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। फिर से हम इस पे फाइंड आउट करें, उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी। ये इसका क्या है, इस समतल चादर का पृष्ठ है, मतलब क्षेत्रफल है, एरिया है। तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लंबवत होगा, मतलब इसी दिशा में। क्षेत्रफल सदिश तो इसी दिशा में होगा। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर दो अल्पांश लेते हैं। इस पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश नीचे में लेते हैं ऐसे, और दूसरा अल्पांश ऊपर में लेते हैं ऐसे। ठीक है, दो अल्पांश लेते हैं और दोनों अल्पांश कहां पे लेते हैं, इस बिंदु से बराबर दूरी पर। जितनी दूरी पर नीचे लेंगे उतना ही दूरी पर ऊपर लेंगे। ठीक है, इस क्या करते हैं, हम इस समतल चादर पर दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश यहां पे ऐसे ले लेते हैं और दूसरा अल्पांश यहां पर ऐसे ले लेते हैं।
ठीक है। और इन दोनों अल्पांशों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये जो है, ये जो अल्पांश है, इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगी कैसे होगी, ऐसे होगी। ये धनावेश है तो धनावेश से प्रारंभ होकर उधर जाती है, मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी। ठीक है। और इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, वो भी ऐसे होगी। इस अल्पांश के कारण इसकी दिशा ऐसे होगी, इस अल्पांश के कारण इसकी दिशा इस बिंदु पर ऐसे होगी। ऐसे ऐसे इस बिंदु से इधर और इस बिंदु से उधर, ऊपर, इस बिंदु से नीचे और इस बिंदु से ऊपर कई सारे अल्पांश होंगे जिनके विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके ऊपर जो होगी उसकी दिशा ऐसे होगी, इसके ऊपर जो होगी इसकी दिशा ऐसे होगी। ठीक है। अब जब ऐसे है तो इसे हम दो समकोणिक घटकों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, इसकी दिशा या इस विद्युत क्षेत्र क्या है, डीई मान लेते हैं, इसकी भी विद्युत क्षेत्र कितना है, डीई मान लेते हैं। इसको हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे, एक हो जाएगा ये क्षैतिज घटक और एक हो जाएगा ये ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो होगा वो क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, डीई साइन थीटा। ठीक है। और ये थीटा क्या है, थीटा है क्षेत्रफल सदिश और इस विद्युत क्षेत्र के बीच में क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश तो ये है, यहाँ पे हम पाए थे क्षेत्रफल सदिश ये है, तो ये इसके बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ठीक है। क्षेत्रफल सदिश हम कितना मान लिए हैं, यहाँ पे ds मान लेते हैं, तो ds और dE के बीच में बनने वाला क्या कोण है, थीटा। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र ये है इसको दो समकोणिक घटक में वियोजित करेंगे तो एक ये हो जाएगा dE cos थीटा और इधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगा क्या, dE sin थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाले जो विद्युत क्षेत्र हैं ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, ये क्षैतिज घटक dE cos थीटा। ठीक है। मतलब ये कि इस बिंदु से ऊपर और इस बिंदु से नीचे जो भी आवेश हैं, जो भी अल्पांश लेंगे, सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मिल रही है, इस पृष्ठ के लंबवत मिल रही है। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत ही तो मिल रही है dE cos थीटा। ठीक है। इधर उधर कहीं नहीं मिल रहा, मतलब हम इस पृष्ठ के कहीं भी ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो रही है वो क्या हो रही है, इस पृष्ठ के लंबवत। मतलब यदि मैं यहाँ पे भी लूंगा और बिंदु यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है। हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का एनालिसिस कर लिए, तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है। ये आपको समझने के लिए है, आपको इसको एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसको बनाना नहीं है, इसको मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि ये टॉपिक जो है आपके लिए एकदम मक्खन की तरह हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस चादर के इस परत के क्या होगी, लंबवत होगी। अब चालू करते हैं हम लोग क्या, आवेश के अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र। ये मान लेते हैं हम क्या है, एक क्या है, ये एक समतल चादर है। ठीक है। जिस पर एक समान रूप से क्या धनावेश वितरित है। ये
ठीक है स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने रेखीय आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था तो वहां पे रैखिक आवेश घनत्व लिया था। रैखिक आवेश घनत्व क्यों लिए थे? क्योंकि वहां पे हमारे पास केवल लंबाई था। अभी हमारे पास पृष्ठ है, पृष्ठ है मतलब पृष्ठ में दो भाग है, एक इसकी चौड़ाई है और एक इसकी लंबाई है, इसलिए हम लोग इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, इस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक है, अब इससे r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर क्या है? बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर की ओर है, इसके लंबवत। ये हम लोगों ने यहाँ पे पाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अभी ये बिंदु P क्या है? एकदम खुले में, बंद पृष्ठ नहीं है, गॉसीय पृष्ठ नहीं है, मतलब हम इस पर अभी गॉस का नियम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं? हम r दूरी पर इधर है तो r दूरी पर इधर भी एक और बिंदु P लेते हैं, r दूरी पर इधर भी P डैश लेते हैं। ठीक है, इस मध्य बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है? एक समान है। अब हम इस पर एक बेलन की रचना करते हैं। कैसी रचना करते हैं? ये हमारे पास क्या है? पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, ये हमारे पास बिंदु P है, इधर भी हमारे पास बिंदु P है, दोनों की दूरी इस चादर से क्या है? स्मॉल r है। तो हम ऐसे क्या करते हैं? एक बेलन की रचना करते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया? एक बेलन की रचना की, और बेलन की रचना से हमको ये मिला कि इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और इस पॉइंट के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत इस दिशा में होगी, इस पृष्ठ के कारण इस दिशा में, इस पृष्ठ के कारण इस दिशा में। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के कारण, ठीक है, इस पृष्ठ के कारण जब हम ले रहे हैं तो हमारी दिशा क्या होगी? इसके लंबवत इधर है। ठीक है, इस पृष्ठ पे ले रहे हैं तो इस दिशा के लंबवत इधर हो रही। ठीक है, अब इस सिलेंडर में, इस बेलन में हमको मुख्यतः 4 भाग दिख रहे हैं। कौन कौन सा? ये वाला वृत्तीय पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ इस बेलन में। अब क्या हुआ? ये गॉसीय पृष्ठ हो गया, ये बेलन क्या हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। अब इस पर गॉस के नियम को हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और गॉस के नियम को जब अप्लाई करेंगे तो हमको इस पे 4 भाग दिख रहे हैं। इस पृष्ठ को देखिए, पहला ये वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं क्या मैं? S1। इसका नाम दे देता हूं क्या मैं? S1। ठीक है, ऐसे ही वृत्तीय पृष्ठ क्या है? इसके पीछे में भी इस साइड में है, इसका नाम दे देता हूं मैं क्या? S2। ठीक है, 2 भाग तो दिख गए। अब तीसरा चौथा भाग, तीसरा भाग ये है जो इस समतल पृष्ठ के इस साइड है। ये क्या है? वक्रीय पृष्ठ। ये वक्रीय पृष्ठ कितना हो गया? S3 मान लेते हैं। और वैसे ही पीछे में भी ये वक्रीय पृष्ठ क्या है? S4। ठीक है, हम लोगों ने इस बेलन पे 4 भाग देखा। पहला भाग ए वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा भाग ए वृत्तीय पृष्ठ S2, तीसरा भाग ए वक्रीय पृष्ठ S3 और चौथा भाग ये वक्रीय पृष्ठ S4। ठीक है, अब जब इस वृत्तीय पृष्ठ की बात करूं S1, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसके लंबवत हम लोगों ने पढ़ा है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इसका पृष्ठ ये है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके अभिलंबवत इसी दिशा में होगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा DS1 वो क्या होगा? इसी दिशा में होगा।
ठीक उसी प्रकार ये दूसरा जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा मतलब इसी दिशा में होगा। तो ये DS2 की दिशा क्या हो गई, इस दिशा में हो गई। ठीक है, और तीसरा पृष्ठ अब देखते हैं। यहां पर DS1 और E के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां भी DS2 और S2 के बीच में थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक, अब S3 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके अभिलंबवत होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा क्या होगा, इसके अभिलंबवत। इसके अभिलंबवत मतलब ये हो जाएगा क्या, DS3। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इसके बीच में बनने वाला ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब DS3 और E के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार ये भी वक्री पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, तो इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमको ये मिल गया क्या, कि पहले S1 पृष्ठ क्या क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 0,1। दूसरा वृत्तीय पृष्ठ S2 के क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तीसरा वक्रीय पृष्ठ S3 और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार वक्रीय पृष्ठ S4 के क्षेत्रफल सदिश DS4 और विद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके परिभाषा के अनुसार इस पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका लें DS1 के कारण या S1 पृष्ठ के कारण इसको नाम दे देता हूं D∅1, S2 के कारण D∅2, ठीक है, S3 के कारण D∅3 और S4 के कारण D∅4। चारों पृष्ठों का हम लोगों ने क्या ले लिया, विद्युत फ्लक्स, और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरे बेलनाकार पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। अब पहले पृष्ठ के कारण D∅1 का मान कितना हो जाएगा, EDS1 cos थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, प्लस D∅2 मतलब ये वाला पृष्ठ कितना हो जाएगा, EDS2 cos 0 प्लस ∅3 का मान कितना हो जाएगा, EDS cos 90 डिग्री प्लस S4 के कारण EDS4 cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो ये और ये तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इनका मान 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, EDS1 cos 0 का मान है प्लस EDS2 cos 0 का मान 1 होता है। अब देखिए ये जो पृष्ठ है, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ S1 है, ठीक है, इसका हम DS1 मतलब क्या हुआ, DS1 मतलब छोटा सा अल्पांश इस पे लिया है ना, तो पूरा जब लेंगे मतलब इसको मैंने समाकलन करना है, यहाँ पे यदि छोड़ दिया है तो हम लोग इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, जब समाकलन करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, तो E इंटू DS1 इस पृष्ठ का क्या, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं
कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यस है। तो जितना क्षेत्रफल इस वृत्तीय पृष्ठ का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस वृत्तीय पृष्ठ का होगा। फिर से, जितना क्षेत्रफल इस वृत्तीय पृष्ठ का होगा उतना ही इसके होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल यस है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, यस ही होगा। ES जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2ES। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस पे क्या, गॉस के नियम से। गॉस के नियम पे जब चलेंगे गॉस के नियम से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। लेकिन यहाँ क्यू का मान कितना है, क्यू का मान मतलब इस वृत्तीय पृष्ठ द्वारा कितना आवेश को घेरा गया है, क्योंकि हम पूरे आवेश का तो लेंगे नहीं, कितना का लेंगे, जितना आवेश हम किसके लिए ले रहे हैं अभी, इस बेलनाकार पृष्ठ के कारण। इस बेलनाकार पृष्ठ को ही तो हम बनाए हैं गॉसीय पृष्ठ। तो इस वृत्तीय सिरे द्वारा और इस वृत्तीय सिरे द्वारा कितना आवेश एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कितना आवेश को कवर किया जा रहा है, उसका मान होगा। क्यू तो है नहीं, क्योंकि इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है, सिग्मा है। तो हमको किस क्षेत्रफल पर निकालना है, इस क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है। ठीक है, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कितना होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। आवेश कितना मान लेते हैं हम, कितना है, क्यू है। तो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये कितना घेरा हुआ है, ये कितना घेरे हुए हैं। यदि मैं इसको यहां से बाहर निकाल दूं तो ये कितने आवेश को कवर कर रहे हैं, ये केवल इतने आवेश को कवर कर रहे हैं जितना इसका ये क्या है, वृत्तीय भाग है, इतने आवेश को। और इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या लिया था, एस लिया था। ठीक है, अब क्यू एस का इधर त्रिज्या गुणा कर देंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। मतलब इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश को कवर किया जा रहा है, सिग्मा इंटू एस को। अब यहाँ पे क्यू के जगह पे रख देता हूं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। अब फाई का मान मैं समीकरण 1 से रख देता हूं, ठीक है, या फिर इसको समीकरण नंबर 2 देता हूं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 2ES बराबर फाई एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एस एस दोनों साइड है तो एस एस को क्या करता हूं मैं, काट देता हूं। ये एस है, ये एस कट जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ई बराबर क्या मिलेगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको मिल गया क्या, एक आवेश के अनंत समतल के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मिला, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें हमको सबसे विशेष बात क्या मिला, हमको इसमें आर नहीं मिला है। आर नहीं मिला है मतलब ये कि यदि ये पॉइंट इस चादर से कितने भी दूर हो या कितने भी नजदीक हो, फिर से ये पॉइंट पे इस चादर से कितनी भी दूरी पर हो या कितनी भी नजदीक पे हो, उससे कोई भी इसके विद्युत क्षेत्र पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दूरी पर किसी भी प्रकार से ये निर्भर
नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? फिर से आपको इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। हमको क्या फाइंड आउट करना है? आवेश के एक समतल अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास आवेश का एक अनंत समतल चादर है। कैसा है? एकदम इस तरीके से, ठीक है। ये आवेश का एक अनंत समतल चादर है, ठीक है। इससे r दूरी पर बिंदु P की विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का एनालिसिस करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। तो हम लोगों ने पाया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के क्या होती है? इस पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। क्या है ये? धनावेश है, तो इससे दूर की ओर है, इससे दूर बाहर की ओर। यदि ये ऋणावेश होता तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती, क्योंकि ऋणावेश की ओर आती है और धनावेश से दूर जाती है, ठीक है। ये हो जाती है। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की दिशा पा लिया। अब हम इसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं, जो कैसा है? बेलनाकार है। इस बेलनाकार पे अपने को 4 भाग मिला, ठीक है। कौन कौन से 4 भाग? एक S1, एक S2, एक S3, एक S4। S1 और E के बीच में, S1 के क्षेत्रफल सदिश और E के बीच में कितना कोण बना? 0 S2 के क्षेत्रफल सदिश और E के बीच में 0 S3 के क्षेत्रफल सदिश और E के बीच में 90 S4 के क्षेत्रफल सदिश और E के बीच में 90 डिग्री। अब हम इस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? चारों के विद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे, और जोड़ने पे हम लोगों ने पाया कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ रहा? 2Es, ठीक है। फिर गॉस के नियम से चलते हैं, जो कहता है कि इस किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वही किया, तो इस आवेश का मान कितना है? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। इससे हम लोगों ने Q का मान पाया और उसको यहाँ पर रख दिया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, 5 के इक्वल हैं, तो दोनों को बराबर करके हम लोगों ने पा लिया क्या? कि एक आवेश के अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र E है उसका मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र इस दूरी पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब ये मक्खन की तरह आसान हो गया होगा। ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को गॉस के नियम के अनुप्रयोग को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। 4 पॉइंट हो चुके हैं, अभी एक बाकी है, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इन 5 में से कोई न कोई एक आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से समझ के बनाइएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।